नमस्कार बच्चों एवं मेरे प्रिय साथीगण। आज मैं 11वीं कक्षा की ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन की जो घंटी है उसे दबाएं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं समय को ना गंवाते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बहुत ही रोचक टॉपिक है और लोग इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर कैसे है। तो मैं बताना चाहूँगा, पहला पॉइंट जो कि 11वीं कक्षा की एग्ज़ाम के साथ साथ कई सारे परीक्षाओं में ये मुझे उम्मीद है कि लाभ अवश्य ही देगी। तो कृपया ये वीडियो को पूरा ही देखिएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट को मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा और यदि कोई सुझाव है तो आप मुझे अवश्य दें। मेरा उद्देश्य है बच्चों, भारतवर्ष के सुदूरवर्ती प्रदेश में रहने वाले वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जिनका इस लॉकडाउन में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, तो वैसे बच्चों को मैं शिक्षा विशेष रूप से देना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे सफलता की ओर अग्रसर जाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम होता है। तो ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से दो है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो प्रक्रियाएं लगातार स्थल रूपों में परिवर्तन या आकार देते रहती है। मानव जीवन मुख्यतः अपने क्षेत्रीय भू आकृतिक से अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें कहा जा सकता है कि मानव जीवन को सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित करता है तो वो है भू आकृतिक। तीसरा में जो है बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से अनुमान पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ देखिए ये अफ्रीका होगा, अफ्रीका ही यहाँ कर लीजिएगा, कि सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए वैज्ञानिक मुख्य रूप से दो काम कर रहे हैं। पहला है समुद्र में ड्रिलिंग परियोजना और दूसरा है महासागरीय में ड्रिलिंग परियोजना। सबसे गहरा आर्कटिक प्रदेश में, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, जहां 12 किलोमीटर तक किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष जानकारी देती है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का
प्रत्यक्ष जानकारी कौन देते हैं, जिसमें एक ज्वालामुखी होगा और दो चार कुछ होंगे, जैसे कि भूकंप हो गया, तो ये ज्वालामुखी है। अप्रत्यक्ष रूप से खनन से पता चलता है। किससे? खनन से पता चलता है आंतरिक भाग में तापमान, दबाव, घनत्व में वृद्धि होता है। और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्कापिंड से प्राप्त पदार्थ और उसकी संरचना से पता चलता है पृथ्वी की संरचना मिलती जुलती है। अर्थात ये कहा जा सकता है पृथ्वी कभी उल्कापिंड का भाग होगा या उल्कापिंड कभी पृथ्वी का भाग रहा होगा, जिसके कारण उल्कापिंड का संरचना और पृथ्वी का संरचना का जो पदार्थ है वो मिलता जुलता है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष कारण गुरुत्वाकर्षण। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं शामिल है जो विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का समान नहीं होता है। ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। इसी विभिन्नता को गुरुत्वीय विसंगति कहा जाता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी प्रस्तुत करता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भूपर्पट्टी के शैलों के गहन दरारें ही भ्रंश कहलाती है। भ्रंश के दोनों तरफ विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्या गति करते हैं? चट्टानें, भूपर्पट्टी। जब शैलखंड विकृत होकर आज अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, यहाँ सर नहीं होगा, सरक जाते हैं, तो वहाँ ऊर्जा के तरंग उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। उस स्थान को भूकंप उत्कम्प केंद्र या अवकेंद्र भी कहा जाता है। तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है, पर वह बिंदु जो उद्गम के समीप होता है, अधिकेंद्र, उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई को कहते हैं। सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों का अंकन करती है। 19 नंबर में बच्चों, भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है भूगर्भिक तरंग, बॉडी वेव, और दूसरा होती है धरातलीय तरंग, सरफेस वेव। 20 में है भूगर्भिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी तरंगे। ये तेज गति से चलने वाली तरंग है और धरातल पर सबसे पहले भी पहुंचती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। यह ध्वनि तरंग जैसी होती है, गैस, तरल और ठोस तीनों में गुजरती है, जो इसकी विशेषता है। इस तरह धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती है, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं। इसकी विशेषता है ठोस पदार्थ के माध्यम से ही चलती है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे वैज्ञानिकों ने भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी यंत्र में अभिलेखित होती है। यहाँ अंत नहीं होगा, अंत यंत्र में अभिलेखित होती है। यह तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इससे इमारतें, शैलें विस्थापित होकर के ढह जाती है और मानव की जो क्रियाकलापें होते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहां भूकंप नहीं पहुंचता है, उसे छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहते हैं।
जिसे हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक पी वेव, सॉरी गाइज, यहाँ से ये भूकंप का केंद्र है, लेकिन पी तरंगे जो है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच नहीं आती है। उसी प्रकार इधर भी 105 से 45 डिग्री के बीच नहीं आती है, बाकी इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। आप देख सकते हैं 105 से 145। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए ये सेकेंडरी तरंग है 105 से लेकर के 105, तो इसे 105 को जोड़ने के बाद 360 में माइनस करने के बाद जो डिग्री आएगा वो सेकेंडरी वेव के लिए भूकंप का छाया क्षेत्र होगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 105 सेकेंडरी तरंग में भी और प्राथमिक तरंग में भी है, लेकिन सेकेंडरी तरंग में कुछ अधिक है। लेकिन इतना तो ज़रूर है, ये प्राथमिक तरंग में वो भी 145 डिग्री तक वो भी इसमें क्रॉस करता है, और ये भी। इसीलिए दोनों तरंगों के लिए 105 से 145 कॉमन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है भूकंप अधिकेंद्र से पी और एस तरंगों दोनों तरंगों के लिए 105 से 145 डिग्री तक छाया क्षेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है यह पृथ्वी का 40% भाग से अधिक है। भूकंप के प्रकार विवर्तनिकी भूकंप, यह भूकंप भ्रंश स्थल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होती है। बच्चों इसमें होता क्या है कि ये क्या है, चट्टान है, और ये भी चट्टान है। ये अगर यदि इधर सरक जाए या ये इधर सरक जाए तो यहाँ पे भूकंप का उत्पत्ति होगा, उसी के संबंध में बताया गया है। ज्वालामुखी भूकंप, यह भूकंप अधिक से अधिक संक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य के कारण भूमिगत छत ढह जाता है, जिसके हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियाद या कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। इसको समझने के लिए देखिए, मान लिया जाए यह एक खनन के क्षेत्र यहाँ किया जा रहा है और यहाँ से पूरा कोयला या खनिज पदार्थ को निकाला गया, तो ये जो छत है बच्चों, ये कमज़ोर हो जाता है और अचानक ये ढह जाता है, जिसके कारण अगल बगल के एरिया में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जिससे भूकंप का निर्माण होता है। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप का उत्पत्ति होता है। बच्चों, बड़े बांध वाले क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जैसे कोयना नदी के ऊपर कोयना भूकंप उत्पत्ति हुआ था। इसमें होता क्या है बच्चों, मान लिया जाए ये एक नदी है और ये ऊपर से बहते हुए नीचे की ओर जा रहा है। इसमें मान लिया जाए एक बांध बना दिया गया, तो बच्चों होता क्या है कि इस एरिया में जल का जमाव हो जाता है और यहाँ की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जब डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाती है, तो यहाँ दबाव डालेगा। जब दबाव डालेगा तो अगल बगल के एरिया में जो हल्के एरिया है उसमें भूमि संतुलन करने के लिए वो हिलेगी, और जब भूमि हिलेगी तो कंपन शुरू होगा, तो उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप को मापने के लिए दो मापनी है। एक है रिक्टर के द्वारा दिए गए रिक्टर स्केल। इसमें ऊर्जा मुक्त होने के आधार पर दर्ज किया जाता है।
और इसमें 0 से 10 तक की संख्या होती है। ठीक इसी प्रकार इसमें जो है बच्चों 1 से अगर 2 के बीच देखा जाए, पूछा जा सकता है रिक्टर स्केल में जो 0 से 10 तक संख्या है तो 1 से 2 के बीच कितना गुना अधिक भूकंप की वृद्धि होती है। तो बच्चों इसमें 10 गुना बढ़ता है। इसी प्रकार है मर्केली स्केल। मर्केली एक नाविक थे। उन्होंने भूकंप से होने वाले हानि के अनुसार निर्धारण किया। इसमें 1 से 12 तक संख्या होती है। उसके बाद है बच्चों भूकंप के प्रभाव। तो भूकंप के मुख्य रूप से 12 प्रभाव हैं, जिसमें 6 जो है मैंने अलग कलर से लिखने का प्रयास किया है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। वो क्या अर्थ है कि भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, ये कि सारे के सारे मानव को कम क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो हैं, ये 7 से 12 जो हैं, ये मानव की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानवीय जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे धरातलीय विस्थापन, बांध का टूटना, आग लगना, इमारत का टूटना, ढांचा का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी। जो एक सुनामी से रिलेटेड एक 11th क्लास में तस्वीर दिया गया था, तो आप देख सकते हैं 2004 में जो यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुआ, जिससे अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप समूह समुद्र में विलीन हो गए। तो भूकंप जो होता है बच्चों, समुद्र के धरातल पर उत्पन्न होता है और उसका वेग बहुत स्पीड होता है, तब जा कर के ये लहर के रूप में अगल बगल के एरिया जो है उससे डैमेज करता है, जिसे सुनामी नाम दिया जाता है। सुनामी बच्चों एक जापानी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ पोताश्रय लहर है या पोताश्रय तरंग। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। देख सकते हैं महासागरों में भूपर्पट्टी की औसत मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है, मात्र 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे औसत 30 किलोमीटर है मोटाई, जबकि हिमालय पर्वत के नीचे 70 किलोमीटर औसत मोटाई देखा गया है। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। यह मोहो अशांत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है और इसे स्थेनो भी कहा जाता है। आप लोग को परीक्षा में प्रश्न को जटिल बनाने के लिए दुर्बलता मंडल के स्थान पर स्थेनो शब्द प्रयोग किया जा सकता है कि स्थेनो मंडल क्या होता है, इसकी दूरी क्या है, इसका मुख्य विशेषता क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद है बच्चों दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक है। कितना है? 400 किलोमीटर तक। भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग को मिलाकर स्थल मंडल कहा जाता है, जो 10 से 200 किलोमीटर तक है। करोड़ की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई पर है। बाहरी करोड़ लिक्विड फॉर्म में और आंतरिक ठोस रूप में पाया जाता है। करोड़ भारी पदार्थों
निकेल, यहाँ होगा निकेल होगा, इसको सुधार लीजिएगा, निकेल, और लोहे जैसे भारी धातुओं से बना होता है, इसीलिए इसे निफे भी कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के संदर्भ में। ज्वालामुखी वह स्थान को कहेंगे जहाँ से गैस, राख एवं लिक्विड फॉर्म में चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर का भाग जो तरल पदार्थ में होता है वो किस प्रकार से निकल रहा है। गैस, राख एवं तरल चट्टानी पदार्थ निकलते रहे तो उसे संकीर्ण ज्वालामुखी कहेंगे। तरल पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलता है। तरल पदार्थ जब तक मेटल के ऊपरी भाग में है तब तक मैग्मा कहा जाता है, और जब यही भाग धरातल पर पहुंच जाता है तब लावा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार से मुख्य रूप से दो प्रकार की आकृतियां का निर्माण होता है, एक बाह्य आकृति और दूसरा आंतरिक आकृति। तो बाह्य आकृति में शील्ड ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखी में सबसे विशाल है, जो हवाई द्वीप इसके एक अच्छे उदाहरण है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है जो तरल लावा ठंडे होने से बनता है। मिश्रित ज्वालामुखी, इसमें बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे एवं गाढ़ा एवं चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। ज्वालामुखी कुंड यह सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है धंसे हुए विध्वंस गर्त ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। इसको मैं चित्र के माध्यम से देखूंगा थोड़ा, तो आप लोग समझ जाइएगा। बेसाल्ट परवाह क्षेत्र, यह ज्वालामुखी अत्यधिक, यहाँ 2 बार लिखा चुका है, ज्वालामुखी अत्यधिक यह तरल लावा उगलते हैं। भारत का जो दक्कन का ट्रेप है जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार है वो बेसाल्ट परवाह क्षेत्र से निर्माण हुआ है। महासागरीय कटक ज्वालामुखी महासागरों में होता है। यह महासागरीय कटक एक विशाल श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। अब बच्चों, मैं देखता हूँ अंतर्भेदी ज्वालामुखी के द्वारा आकृतियाँ। इसके अंतर्गत लावा भीतर ही ठंडा हो जाता है और आकृति का निर्माण करता है। तो उसमें पहला है बैथोलिथ। यह मैग्मा का बड़ा पिंड होता है। पिंड भूपट्टी के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और गुंबद आकार में विकसित हो जाए तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। अर्थात मान लिया जाए एक ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और ये इसका जो आकार है गुंबद आकार हो जाए और ठंडा हो जाए तो ये बैथोलिथ कहलाता है। लेकोलिथ, यह गुंबद नुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल पर एक मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह है लेकोलिथ की गहराई में पाया जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के पठार में चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। लेकोलिथ ऊपर उठे हुए लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल या तस्तरी के रूप में। हम लोग जो प्लेट खाते हैं जिसमें चाय वगैरह रखते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, बस उसी प्रकार का एक आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग लेपोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ, जब अंतर्भेदी चट्टानें
चट्टानों की मुड़दार अवस्था में अभिनति के ऊपर तल में लावा का जमा हो जाता है तो फैकोलिथ कहते हैं। सील अंतर्भेदी अग्नेय चट्टानों, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, के चट्टानों में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट और घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। उसी प्रकार है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है तो इस अवस्था में ठंडा हो जाता है और दीवार की भांति आकृति का निर्माण करता है तो इसे डाइक कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कुछ। ये आपका 11th क्लास की बुक में एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें देखिए कि यहाँ पे सील दिया गया है, सील बनाया गया है और ये मिश्रित ज्वालामुखी है। आप इधर देख सकते हैं अपरदित लैकोलिथ है, यहाँ नालिका है, आपका ये सिलेंडर या ज्वालामुखी कुंड है, इधर लावा मेसा है और ये ज्वालामुखी गुंबद है। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो पुस्तक में दिया गया है उसको चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाएंगे वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज्वालामुखी। दक्कन ट्रैप की शैलें समूह किस प्रकार के ज्वालामुखीय उद्गार का परिणाम है? तो ये मैं प्रवाह पहले ही बता चुका हूँ। बस इसी प्रकार से उपरोक्त बताए गए बातों से क्वेश्चन एराइज किया जाएगा और उत्तर आप लोग को देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूमंडल व ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो पी तरंगे। संकुचन अर्थात क्या होता है कि ये मान लिया जाए एक बॉल है, इसको हाथ से अगर दबाइएगा तो अंदर की ओर दबेगा, छोड़िएगा तो बाहर की ओर फैलेगा। तो इसी प्रकार से पी तरंगे क्या होता है, संकुचन करता है चट्टानों में, जिससे भूकंप आते हैं। थैंक यू बच्चों।